आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बजट से संबंधित शब्दावलियाँ। बजट से संबंधित ये शब्दावलियाँ हो जाती हैं और ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, आपकी सभी परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। भारतीय संविधान में सीधे तौर पर बजट शब्द का जिक्र नहीं है, बल्कि इसे संविधान के आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का उस साल के लिए सरकार का विस्तृत ब्यौरा भी होता है। इसके बाद हो जाता है बजट लेखा जोखा, यानी इसको बजट एस्टीमेट भी कहा जाता है। वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा तमाम करों से प्राप्त राजस्व और खर्च के आकलन को बजट लेखा जोखा कहा जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा संशोधित लेखा जोखा, यानी रिवाइज एस्टीमेट। बजट में किए गए आकलन और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से इनके वास्तविक आंकड़ों के बीच का अंतर संशोधित लेखा जोखा कहलाता है। इसका जिक्र आने वाले बजट में किया जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा बजट से संबंधित राजकोषीय घाटा। सरकार को प्राप्त कुल राजस्व और कुल खर्च के बीच का अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजस्व प्राप्ति देख लेते हैं। ये भी बजट से संबंधित शब्दावलियां हैं जो आपकी परीक्षाओं से संबंधित होती हैं। राजकोषीय घाटा सरकार को प्राप्त कुल राजस्व और कुल खर्च के बीच का जो अंतर है उसको राजकोषीय घाटा कहा जाएगा। राजस्व प्राप्ति की बात करेंगे। सरकार को प्राप्त सभी प्रकार के आय जिन्हें सरकार को वापस नहीं करना है, राजस्व प्राप्तियां कहलाता है। इनमें सभी प्रकार के टैक्स और शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज और लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम शामिल होती है। हालांकि इसमें सरकार द्वारा लिए गए कर्ज शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें वापस करना होता है। इसके बाद पॉइंट आ जाता है राजस्व व्यय। विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं पर व्यय, कर्ज पर ब्याज की अदायगी और सब्सिडी पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय कहा जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा वित्त विधेयक। नए टैक्स लगाने, टैक्स में किसी तरह के बदलाव करने या मौजूदा टैक्स ढांचे को जारी रखने के लिए संसद में पेश विधेयक को वित्त विधेयक कहा जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किया गया है। अगला पॉइंट हो जाएगा विनियोग विधेयक। सरकार द्वारा संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए होती है। इस मंजूरी के लिए जो विधेयक पेश किया जाता है उसे विनियोग विधेयक कहा जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा संचित निधि, यानी कंसोलिडेटेड फंड। इसको कंसोलिडेटेड फंड कहा जाएगा। सरकार की सभी राजस्व प्राप्तियां, बाजार से लिए गए कर्ज और सरकार द्वारा दिए गए कर्ज पर ब्याज संचित निधि में जमा होता है। भारत सरकार की सबसे बड़ी इस निधि का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। बिना संसद की मंजूरी के इस निधि से एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकता है। अगली शब्दावली आ जाती है आकस्मिक निधि, यानी कॉन्टीजेंसी फंड। इस निधि को इसलिए बनाया जाता है ताकि कभी इमरजेंसी खर्च की जरूरत पड़े तो संसद की स्वीकृति के बिना इस पैसे को निकाला जा सके। अगला शब्द हमारा दिया गया है बजट से पूंजीगत प्राप्तियां। सरकार द्वारा बाजार से लिए गए कर्ज, आरबीआई से लिया गया कर्ज और विनिवेश के जरिए प्राप्त आमदनी को पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत रखा गया है। अगला पॉइंट देखेंगे पूंजीगत व्यय। सरकार द्वारा अधिग्रहण किए गए तमाम संपत्तियों पर हुए खर्च को पूंजीगत व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद एक शब्दावली आ जाती है सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी। आप सभी जानते होंगे, इससे वाकिफ हैं। अमूमन एक वित्त वर्ष में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी। अभी हमने बात की है जीडीपी की, अब हम बात करेंगे जीएनपी की। जब जीडीपी और स्थानीय नागरिकों द्वारा विदेशों में किए गए कुल निवेश को जोड़ देते हैं, उसमें विदेशी नागरिकों द्वारा हमारे देश में अर्जित लाभ को घटा देते हैं, तो इस तरह से प्राप्त रकम को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है।
अगली शब्दावली हो जाती है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई। इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। जब कोई विदेशी कंपनी भारत में मौजूद किसी कंपनी में अपनी शाखा, प्रतिनिधि कार्यालय या सहायक कंपनी के जरिए निवेश करते हैं तो इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश। विनिवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लगातार अपने नियंत्रण वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पीएसयूज की संपत्ति बेचकर अपने फंड्स को बढ़ाती है। सरकारें यह अपने खर्चे और आय के बीच के अंतर को कम करने के लिए करती है। इसके बाद शब्द आ जाता है सब्सिडी। जब सरकार द्वारा व्यक्तियों या समूहों को किसी प्रकार की नकदी या फिर कर में छूट दी जाती है उसे सब्सिडी कहा जाता है। ज़्यादातर इसका मकसद लोक कल्याण होता है सब्सिडी का। अगला शब्द हमारा दिया गया है बजट से सार्वजनिक खाता यानी पब्लिक अकाउंट। संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत पब्लिक अकाउंट के गठन की बात कही गई है। यह एक ऐसा फंड होता है जहां सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। गौरतलब है कि इस धन पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है क्योंकि उसे जमाकर्ताओं को वापस करना होता है। आज का हमारा एक और इम्पोर्टेंट शब्दावली हो जाती है कटौती प्रस्ताव। जब सरकार संसद के सामने अनुदान मांगों को मंजूरी के लिए सदन में विधेयक पेश करती है तो कभी कभी विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसके लिए विभिन्न मांगों में कटौती की मांग की जाती है। ये कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ हैं जो आपकी हो जाती हैं बजट से संबंधित, और ये आपकी परीक्षाओं में कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।